साथियों नमस्कार। टेक लीगल S4 चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का फिर एक बार स्वागत करता हूं। साथियों आज का वीडियो हमारा आम मुद्दों से हटकर है, लेकिन फिर भी आम आवाम के लिए, समाज के लिए, देश के लिए काफ़ी ही अच्छा वीडियो है, यानी काफ़ी सुचारू वीडियो है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों से चर्चा करने जा रहा हूं लोकसभा चुनाव 2024। साथियों वैसे तो हमारे देश में अब तक में कई चुनाव बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी इस बार के चुनाव में कुछ अलग मुद्दे दिखाई दे रहे हैं। तो आज के वीडियो का हमारा मुख्य रूप से शीर्षक है, क्या प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। मैं ऐसा टाइटल क्यों लिखा हूँ, इसके बारे में मैं आप लोगों से विस्तार से चर्चा करूंगा। साथियों अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हुआ, जिसमें पत्रकारों ने कुछ सवाल माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछा। उनमें से एक सवाल माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछा गया जो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही समाज कल्याण की दृष्टि से देखा जाए, लोकतंत्र के दृष्टि से देखा जाए, आम आवाम के दृष्टि से देखा जाए तो काफी सराहनीय प्रश्न रहा है। और यह प्रश्न जिन पत्रकार बंधुओं ने किया है, वह प्रश्न माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा जो वादा किया जा रहा है, जो अपने आम सभाओं में आम लोगों के समक्ष यह बोला जा रहा है, उन प्रश्नों के परिप्रेक्ष्य में है। माननीय राहुल गांधी जी का कहना है कि अगर मेरी सरकार आती है तो मैं पूरे देश में एक नेशनल सर्वे कराऊंगा, देश में एक देश का एक्सरे करवाऊंगा, यानी देश का नेशनल सर्वे करवाऊंगा। वह सर्वे क्या है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। माननीय राहुल गांधी जी का सोच है कि हम नेशनल सर्वे कराऊंगा। यह सर्वे है कि जो हमारे देश की प्राकृतिक संपदा है, हालांकि जो प्राकृतिक संपदाएं हैं साथियों, मेरा यह मानना है कि प्राकृतिक संपदाओं पर किसी व्यक्ति विशेष या किसी भी सरकार का कोई भी हक नहीं होता है, क्योंकि प्रकृति में रहने वाले हर एक जीव का प्राकृतिक संपदा पर उतना ही अधिकार है जितना कि सरकार का अधिकार है। माने प्रकृति के द्वारा जो निःशुल्क प्रदत्त की हुई वस्तुएं हैं, उन पर सभी का समान अधिकार है। इसी परिप्रेक्ष्य को देखते हुए माननीय राहुल गांधी जी की जो सोच है, उस सोच को यथार्थ करने के लिए उनके द्वारा बोला गया कि मैं सबसे पहले अगर मेरी सरकार बनती है तो जो प्राकृतिक स्रोत है, यानी जो मनुष्य का पेट भरने के लिए जो मूलभूत आवश्यकता है, जिससे मनुष्यों का पेट भरता है, उन संसाधनों का मैं सर्वे करूंगा कि किन वर्ग के पास, किन जातियों के पास इन संपदाओं की कितनी प्रतिशत मात्रा अवेलेबल है और उन मात्रा का कितने प्रतिशत वो लोग दोहन कर रहे हैं। यानी कि कुल मिला के जमीन जो है प्राकृतिक संपदा है, तो जमीन का सर्वे करने वाली बात माननीय राहुल गांधी जी करते हैं। इसी का सवाल माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछा गया कि राहुल गांधी जी बोलते हैं कि मेरी सरकार आएगी तो मैं जमीन का पुनर्वितरण कराऊंगा। हालांकि पुनर्वितरण का बात नहीं किए हैं, वो सर्वे का बात किए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि पुनर्वितरण कराऊंगा। हालांकि यह पुनर्वितरण करना अब संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम यह तो जान सकते हैं कि अगर हमारे देश में 4 वर्ण व्यवस्थाएं हैं, जो कि सत्य है, आप चाहे माने या न माने, 4 वर्ण व्यवस्थाओं से ही हमारा देश संचालित हो रहा है। उसमें से हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का उल्लेख हमारे मनुस्मृति में भी मिलता है और इन्हीं के आधार पर हमारा देश भी चल रहा है, चाहे उनको मान्यता मिली हो या न मिली हो। इनको अगर हम देखें तो ब्राह्मण का जो कार्य था, ब्राह्मण का मुख्य कार्य जो था वो शिक्षा प्रदान करना था, क्षत्रिय का रक्षा करना था, शूद्र का कार्य जो था, ये वैश्य का जो कार्य था वह सेवा से संबंधित, यानी कि उत्पादन से संबंधित जुड़ा हुआ था, जैसे किसानी वगैरह, व्यापार व्यवसाय करना। और शूद्र का जो कार्य था, शूद्र का कार्य था
इन तीनों वर्गों की सेवा करना। यह मनुस्मृति में भी लिखा है, कई सारी किताबों में भी लिखा है, जो कि विवादित नहीं है, सभी लोग जानते हैं। तो अब हुआ क्या कि माननीय राहुल गांधी जी का कहना है कि चूंकि प्राकृतिक संसाधन जो है, प्राकृतिक संसाधन पर हमें देखना है कि जो भी हमारे पास जमीन है, लैंड है, उस पर कितना प्रतिशत भाग पर ब्राह्मण का बीज है, कितना प्रतिशत भाग पर क्षत्रिय का बीज है, कितने प्रतिशत भाग पर वैश्य का बीज है और कितने प्रतिशत भाग पर शूद्र का बीज है। साथियों, यहाँ पे उल्लेखनीय है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अगर हम तीन वर्गों के जनसंख्या को देखें तो इनकी जनसंख्या बहुत ही कम है हमारे देश में। इनमें जातियां भी बहुत कम है, लेकिन शूद्र वर्ग एक ऐसा है जिसमें हजारों जातियां आती हैं, लगभग 4000 के आसपास जातियां हैं और इनकी जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है। तो जैसा कि हमारे मनुस्मृति में उल्लेखित है, उसी के हिसाब से शूद्र वर्ग के पास पूर्व में भी जमीन नहीं थी और आज भी जमीन नहीं है, जबकि आज हमारा देश स्वतंत्र है, आज हमारा देश लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में हम किसी भी व्यक्ति के किसी भी हक हिस्से को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और यही सोच कांग्रेस पार्टी के हमारे जो ये पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जो थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनकी भी यही सोच थी। यही सोच इंदिरा गांधी जी की थी, यही सोच राजीव गांधी जी की थी और यही सोच राहुल गांधी जी की भी है। उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ऐसा बात अपने आम सभाओं में कहना चालू किया और कह रहे हैं। हालांकि पुनर्वितरण करने की बात वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वह यह जानना चाहते हैं कि सामान्य वर्ग के पास, जिनको आज हम सामान्य वर्ग कहें, आज के परिदृश्य में अगर हम देखें तो हम अगर मनुस्मृति में जो वर्ण व्यवस्था है उसको हम हटा दें, फिर भी आज के परिदृश्य में तीन श्रेणियां तो चल रही हैं। एक जनरल वर्ग है, एक ओबीसी है, एसटी और एससी है, माने तीन व्यवस्थाएं तो हैं। तो जनरल वर्ग के पास कितनी प्राकृतिक संपदा है, ओबीसी के पास कितनी प्राकृतिक संपदा है और एसटी एससी के पास कितनी प्राकृतिक संपदा है, अगर इसका आकलन, इसका सर्वे कराने का बात माननीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं, इसमें कौन सी बुराई है मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन इसके हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि 60-65 साल से कांग्रेस की सरकार थी, तो 65 साल से क्यों नहीं किया। आज वो पुनर्वितरण करने की बात कर रहे हैं, आज पुनर्वितरण होगा। आज वो बोल रहे हैं कि अगर आपके घरों में जो सोना रखा है उस सोना को छीन लेंगे और उसको बांट देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी जी सोना छीनने की बात नहीं कर रहे हैं। जो प्राकृतिक संसाधन है, जिन पर सभी का बराबर हक है, चाहे हवा मान लीजिए, चाहे पानी मान लीजिए, चाहे धूप मान लीजिए, चाहे जमीन मान लीजिए, आप इस पर कब्जा नहीं कर सकते। यह प्रकृति के द्वारा प्रदत्त निःशुल्क संसाधन है। निःशुल्क संसाधन जो प्रकृति के द्वारा मिला है, उस पर आम आवाम, यहाँ तक कि जीव जंतु, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, सभी का बराबर हक है। उस अधिकार को, उस हक को अगर कोई छीन लिया है, तो उसको अगर सर्वे करने की बात माननीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं, तो इसमें गलती क्या है। साथियों, मैं कुछ डाटा आपके सामने इसी परिप्रेक्ष्य में रखना चाहता हूं। मैं अभी रिसेंटली एक हमारे बहुत ही इकोनॉमिक्स हुए हैं पीएस अप्पू जी ने अपने चर्चित पुस्तक लैंड रिफॉर्म इन इंडिया में लिखा है कि 1992 तक महज 4% जमीन के जोतदारों को स्वामित्व का अधिकार मिला है। ये 1992 में पीएस अप्पू जी ने अपने बुक्स में लिखा है। साथियों, आखिर जब देश हमारा स्वतंत्र हुआ तो देश के सामने सबसे पहला लक्ष्य यही था कि हम जमींदारों का उन्मूलन करेंगे, क्योंकि उस समय जमींदारी प्रथा चलती थी। और जमींदारी प्रथा, शायद आप लोग जानते होंगे कि गांव के जो संभ्रांत व्यक्ति होते थे, जो बाहुबली टाइप के होते थे, उनको सारा जमीन राजा दे देता था कि आपकी ये जमीन है, आप इन जमीनों को अपने हिसाब से लोगों में वितरित करें और उनसे लगान वसूल करें। क्योंकि उस समय लगान इतना ज्यादा था साथियों कि लगान के डर के मारे
लोग उन जमीनों को अपने नाम करवाने से बहुत ही डरते थे। अपने नाम उनको जबरदस्ती जमीन दिया जाता था, फिर भी वह अपने नाम लेने से कतराते थे और नहीं लेते थे। और यह न लेने वाले वर्ग में शूद्र वर्ग ही आता था और शूद्र वर्ग ही उस जमीन पर काम करता था, किसानी वही करता था, लेकिन उनके पास वह ताकत नहीं थी कि उस पर वह कृषि करे और कृषि करके लगान की भरपाई करे, क्योंकि लगान बहुत ही कड़ाई से वसूला जाता था। तो वो डर के मारे किसानी तो करता था, लेकिन उससे जो भी मिलता था वह कुछ भाग रख लेता था, बाकी भाग सारा का सारा जमींदार को रिटर्न कर देता था। यही प्रक्रिया हमारी चलती आ रही थी अंग्रेजों के जमाने से। लेकिन जब देश स्वतंत्र हुआ, हमारे स्वतंत्र भारत का संविधान बना, तो संविधान में साथियों, आज हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी चाहे आप इसको जानकारी में मानिए चाहे अनजान में मानिए, लेकिन संविधान निर्माताओं से एक बहुत भारी चूक हो गई थी। और वह चूक यह हुई थी कि संविधान का जो हमारा मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 19(1)(f) में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किया गया था। और संपत्ति के अधिकार का उल्लेख जो है, यह एक अनुच्छेद 31 में यह भी लिखा गया था कि किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को कोई भी सरकार या कोई भी व्यक्ति उनकी संपत्ति को जबरदस्ती छीन नहीं सकती है। माने सरकार उसको उसकी संपत्ति को छीन नहीं सकती है। अब जैसे ही देश हमारा आजाद हुआ, सारा जमीनों पर चूंकि कब्जा तो भले शूद्र वर्ग या कहें या कि किसान जो खेतीहर हैं, मजदूर हैं, उनका चल रहा था, लेकिन स्वामित्व जो है, स्वामित्व जमींदारों का था, पूंजीपतियों का था, जो जमींदार थे उनका स्वामित्व था, उनके नाम पर जमीन हुआ करती थी। और यह धारा 31 ये हमारे मौलिक अधिकार ही है। मौलिक अधिकार में लिखा गया था कि कोई भी सरकार उन जमीनों को छीन नहीं सकती है बिना उसका निर्धारित मुआवजा दिए। अब सरकार के सामने बहुत विषम परिस्थिति निर्मित हो गई कि हमने तो यह सोचा था कि देश स्वतंत्र हो जाएगा तो हम जमींदारों का उन्मूलन करेंगे, जमींदारों के पास जो जमीन है उन जमीनों को, जो वाकई में किसान है, जो खेतीहर मजदूर है, जो किसानी करता है, किसानी करने से उनके और उनके परिवार का जीविकोपार्जन होता है, उस जमीन को हम उनको बांट देंगे। लेकिन अब बांटेंगे कैसे? इतना जमीनों का मुआवजा देने के लिए सरकार के पास उस समय फंड नहीं था। माननीय मोदी जी उसी समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1951 में ही पहला संशोधन किया और पहला संशोधन करने के बाद उन्होंने 31A में लिखवा दिया कि अगर भूमि सुधार से संबंधित कार्यक्रम के लिए किसी भी जमींदार से जमीन छीना जाता है तो वह मौलिक अधिकार 19(1)(f) का उल्लंघन नहीं होगा। और उसी अनुच्छेद में बी नंबर में डाल के यह भी एक अनुसूची जोड़ दी गई, 9वीं अनुसूची। और 9वीं अनुसूची में यह भी प्रावधान कर दिया गया कि लैंड सुधार से संबंधित कोई भी कानून बनाने के बाद 9वीं अनुसूची में जोड़ा जाएगा और जो 9वीं अनुसूची में जोड़ा जाएगा उसको किसी भी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जाएगा। इस तरह से प्रावधान माननीय प्रथम प्रधानमंत्री जी 1951 में ही कर दिए थे। लेकिन इसी का विवाद माननीय मोदी जी 51 से चालू हुआ और यह 1973 तक चला, इसी का विवाद। अब ये जो सुधार हुआ था, ये जो पहला संशोधन हुआ था, इस संशोधन का विवाद सर्वप्रथम ये शंकरी प्रसाद वाले मामले में आया, इसके बाद गोलकनाथ वाले मामले में आया, इसके बाद केशवानंद वाले मामले में आया। इन दोनों में सिर्फ यही मैटर था जो कि मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 13 में आप देखिए तो अनुच्छेद 13 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि सरकार
या कोई भी सरकार, लोकसभा, राज्यसभा या कोई भी विधानमंडल, संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों को न तो परिवर्तित कर सकती है, न परिवर्धन कर सकती है, न बदल सकती है, न चेंज कर सकती है। माने किसी भी प्रकार का छेड़छाड़, परिवर्तन, संशोधन, परिवर्धन, कुछ भी कह लीजिए, नहीं कर सकती है। यह संविधान के अनुच्छेद 13 में स्पष्ट रूप से कर दिया गया था। जब 13 इस तरह से रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, और इसी रिस्ट्रिक्शन की लड़ाई हमारा 73 तक चला माननीय मोदी जी। 368 के तहत, हालांकि 1951 में पहला संशोधन तो हो गया, और संशोधन होने के बाद 9वां अनुसूची भी जोड़ दिया गया, और लैंड रिफॉर्म से संबंधित जितने भी कार्यक्रम थे सभी को 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया, ताकि मान 9वीं अनुसूची को न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सके। लेकिन फिर भी चैलेंज हुआ, और चैलेंज हुआ। और मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि 1967 में जो गोलकनाथ का मामला आया था, गोलकनाथ वाले के मामले में जो भी संशोधन हुए थे सरकार के द्वारा, उन संशोधनों को अमान्य घोषित कर दिया गया। गोलकनाथ वाले मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट रूप से बोला था कि 368 के तहत आप मौलिक अधिकारों में किसी भी तरह का संशोधन नहीं कर सकते। यानी कि जो 13 में लिखा गया है, 13 में आप संशोधन नहीं कर सकते। संविधान के अन्य प्रावधानों में आप 368 के तहत संशोधन कर सकते हैं, लेकिन जो संविधान के मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 13 में उल्लेखित है, उसमें आप किसी भी तरह का संशोधन नहीं कर सकते। और जो भी संशोधन पूर्व में किए गए हैं, ये सारे संशोधन निरस्त किए जाते हैं, सारे संशोधन निरस्त कर दिया गया। लेकिन उसमें एक चीज और जोड़ दिया गया कि इन संशोधनों से जो भी सुधार संबंधित कार्यक्रम हुए हैं, उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो जो हो गए हैं वो एज इट इज चलते रहेंगे। तो माननीय मोदी जी, यह जजमेंट आया था 1967 में। 67 के बाद यह मामला फिर भी एज इट इज चलता रहा, और जो भारत में लैंड सुधार की जो नीतियां अपनाई गई थी सरकार के द्वारा, उन नीतियों पर विराम लग गया। हालांकि बहुत सारी नीति अपनाई गई थी, उसमें जमींदारों को उन्मूलन के लिए सीलिंग एक्ट लगाया गया था, जमीन का न्यूनतम सीमा निर्धारित किया गया था कि कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के पास इतना से अधिक जमीन नहीं रख सकता। अगर इतना से अधिक जमीन है तो वह सरकार की हो जाएगी, और वह जमीन फिर भूमिहीनों को बांटी जाएगी। इस तरह से जब इस कार्यक्रम पर विराम लग गया, फिर भी यह चलता रहा कार्यक्रम धीरे धीरे, लेकिन फिर भी जितना सुचारू ढंग से चलना चाहिए था उस तरह से नहीं चल पाया। इसी तरह से इसी विवाद को लेते हुए यह आपका एक आया था केशवानंद भारती वाला मामला। केशवानंद भारती वाला मामला भी काफी लोकप्रिय हुआ था। ये 1973 में आया था। केशवानंद भारती वाले मामले में जो गोलकनाथ जी का मामला था, गोलकनाथ जी के मामले को अमान्य घोषित कर दिया गया, और उसमें यह बोला गया कि नहीं, सरकार 368 के तहत मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। लेकिन यह मामला इतना उलझ गया कि हमारा देश 47 में आजाद हुआ, लेकिन 73 तक सिर्फ इसी भूमि सुधार पर ही उलझा रहा। इसके बाद फिर उठापटक चालू हुआ, फिर दूसरे पार्टियों की सरकार बन गई, और भूमि सुधार जो होना चाहिए था वाकई में नहीं हुआ। हालांकि इसके संबंध में कई बार प्रयास किया गया। माननीय इंदिरा गांधी जी के के द्वारा प्रयास किया गया। 10 सूत्री कार्यक्रम, गरीबी हटाओ का कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें उनके द्वारा बहुत सारे आंदोलन वादा भी किया गया। उन्होंने यह भी वादा किया कि हम तो चाहते हैं कि जमींदारों से जमीन छीन कर तुम्हें दूं, लेकिन कैसे दूं? इसमें सुप्रीम कोर्ट आड़े आता है, गोलकनाथ का मामला आड़े आता है। मैं तो चाहता हूं कि राजाओं का पैसा बंद हो। उस समय प्रीवी पर्स चलता था। प्रीवी पर्स जो भी देश की आमदनी होती थी, उसका लगभग 70% भाग जो पूर्व के राजा महाराजा थे उनको चला जाता था। तो माननीय
इंदिरा गांधी जी का यह भी मुद्दा था कि मैं तो चाहती हूं कि राजाओं महाराजाओं का जो पैसा दिया जाता है, प्रिवी पर्स दिया जाता है, उसको बंद करें और उसको बंद करके उन पैसों को आप में वितरित करें। लेकिन कैसे करें, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट आड़े आ जाता है। माने यह सोचिए, माननीय इंदिरा गांधी जी की कितनी अच्छी सोच थी, लेकिन फिर भी इस सोच के तहत जो भी उनका सोच था उसको साकार नहीं कर पाए, और साकार नहीं करने का कारण था कहीं ना कहीं हमारा संविधान ही इसमें आड़े आया है। अब उन्हीं बातों को अगर आगे बढ़ाते हुए माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा यह बात कहा जाता है, कहा आम आवाम में माननीय राहुल गांधी जी ने यह बात बोले हैं, तो बहुत ही अच्छा बात है। आम आवाम के लिए अच्छी बात है, समाज के लिए अच्छी बात है, देश के लिए अच्छी बात है। मैं मानता हूं कि आज आप वितरण नहीं कर सकते, लेकिन आप इसके आधार पर रिस्ट्रिक्शन तो लगा सकते हैं, आप कानून तो बना सकते हैं। मैं मानता हूं कि आज जिसके पास जमीन है उसकी जमीन को छीन कर आप बांट तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप ऐसा कानून बना सकते हैं कि और अधिक जमीन वह परचेज न कर सके। जैसे मान लीजिए किसी परिवार के पास 10 एकड़ जमीन है और वह किसानी भी नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी मान लीजिए 10 एकड़ है तो है, लेकिन 10 एकड़ के बाद वह पुनः 10 एकड़ जमीन परचेज कर रहा है, उसके बाद पुनः 10 एकड़ परचेज कर रहा है, पुनः 10 एकड़ परचेज कर रहा है। क्यों? क्योंकि वह अमीर है, उसके पास पैसा है, उसके पास संपत्ति है। तो जब इस तरह का खुला छूट आप देंगे, तब जो भूमिहीन है, जो गरीब है, उनके पास प्राकृतिक स्रोत जिन पर उनका हिस्सा है, जन्म से ही उनका हिस्सा है, उनको कब मिलेगी? तो जो माननीय राहुल जी का सोच है, मैं उनके सोच को कोटि कोटि उनके सोच को प्रणाम करता हूं, उनको साधुवाद देता हूं, उनके सोच को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं कि यह बहुत ही अच्छा सोच है, देश हित में सोच है। देश को आगे बढ़ाने के लिए उनकी जो सोच है वह ऐसा प्रतीत होता है कि जो उनके पूर्वज की जो सोच थी, उन्हीं सोच को वो आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर हैं। और मैं भगवान से भी यह प्रार्थना करता हूं कि उनकी सोच सार्थक हो। आम आवाम से भी यह निवेदन करता हूं कि आप ऐसे सोच वाले व्यक्ति को साथ दें, ताकि हमारे देश में एक सच्चा लोकतंत्र स्थापित हो, कोई किसी का हक न मारे, कहीं कोई लूट मार फ्रॉड न हो, हर व्यक्ति अपने अपने हक हिस्से तक सीमित रहे। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं एक चीज और आप लोगों से कहना चाहता हूं, बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि चूंकि मेरा किसी भी राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं है, मैं न तो कांग्रेस पार्टी का हूं, न भाजपा का हूं, न मैं किसी दल से संबंध नहीं रखता हूं, लेकिन जो देश हित में होता हो, जो समाज सेवा के हित में होता हो, जो आम आवाम के हित में हो, उसके लिए मेरा दिल शांत नहीं बैठता और मैं आवाज उठाता रहता हूं। हमेशा समाज सेवा के लिए मैं आवाज उठाता रहता हूं, जो देश हित में रहता है उसके लिए मैं बात करता रहता हूं। यह बहुत ही समाज सेवा के हित में है, आम आवाम के हित में है। यह जानना जरूरी है कि आज किस वर्ग के पास कितने प्रतिशत अचल संपत्ति है, प्राकृतिक रिसोर्स है। साथियों, क्योंकि आप कल कारखाने से आप फैक्ट्री बना लीजिए, आप कल कारखाने, रेलवे, आप सारा संसाधन बना लीजिए, लेकिन उनसे आपका पेट नहीं भरेगा। आपका पेट भरेगा जमीन से उत्पन्न हुई पदार्थों से ही आपका पेट भरेगा। तो जमीन जो है, जमीन पर सभी व्यक्तियों का बराबर हक है। अब बराबर हक चूंकि देने के लिए हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय देश के आम आवाम जो भी हमारे नेता थे, उनके दिलों में यह कूट कूट कर भावना भरी थी कि हम लैंड सुधार करेंगे।
लैंड रिफॉर्म करेंगे, हम जमींदारों का उन्मूलन करेंगे, हम जमीनों का समान वितरण करेंगे, लेकिन समान वितरण नहीं हो पाया। इसका मैं प्रमाण आप लोगों को दे चुका हूं। लेकिन मैं आज यह भी नहीं कह सकता, मैं यह भी नहीं कहता कि माननीय राहुल गांधी जी जमीनों का समान वितरण करें। आज समान वितरण संभव नहीं है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है, और प्रतिबंध लगाया जाना आज नितांत आवश्यक है। अगर देश में समानता लाना है, देश में अगर अमीरी गरीबी की खाई को समाप्त करना है, अगर देश में समानता लाना है, तो निश्चित रूप से मैं 101% दावे के साथ कह सकता हूं कि सर्वे करना जरूरी है। और सर्वे करने के साथ साथ आप प्रतिबंध लगाइए कि जिस परिवार के पास 10 एकड़ 15 एकड़ जो भी सीमा निर्धारित है, हमारे देश के हर राज्यों में जमीन की अधिकतम सीमा निर्धारित है, उस अधिकतम सीमा से कोई भी व्यक्ति अधिक जमीन परचेज नहीं कर सकता। लेकिन यह सिर्फ कागजों में है, सिर्फ कागजों में है, कहीं पालन नहीं होता, 1% भी पालन नहीं होता। एक व्यक्ति 200 एकड़ 500 एकड़ जमीन आज भी परचेज कर रहा है, खरीद रहा है, लेकिन उससे यह नहीं पूछा जाता कि आप 200 एकड़ जमीन कैसे खरीद सकते हैं, जब हमारे मध्य प्रदेश में अधिकतम कृषि जोतों की जो सीमा है वह 45 एकड़ है बंजर जमीन को मिला के। तो आप 45 एकड़ से अधिक तो खरीद ही नहीं सकते। अब 45 एकड़ जमीन ऑलरेडी आपके पास पहले से है, लेकिन इसका कहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं इसका घोषणा पत्र नहीं लिया जाता। अगर घोषणा पत्र रजिस्ट्री के समय, जमीन रजिस्ट्री के समय लिया जाता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि फला स्टेट में घोषणा पत्र लिया जाता है। और अगर रजिस्ट्री कराने के बाद सीमा से अधिक जमीन उसकी हो जाती है तो वह जमीन सीलिंग एक्ट में चली जाती है, सरकार के पास चली जाती है। यह कहाँ है, किस प्रदेश में है, कृपया आप लोग बताने का कष्ट करें। साथियों, मैं ज्यादा लंबा बात न करते हुए एक चीज और कहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, जो प्रथम प्रधानमंत्री जी थे, देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी की सोच थी, उन सोच को मैं आप लोगों के सामने व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय प्रथम प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि आर्थिक समानता के बिना भारतीय लोकतंत्र अधिक लंबा नहीं चल सकता। यह माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच था। कितना अच्छा सोच था। आर्थिक समानता आएगी कैसे? आप 80 करोड़ लोगों को 4-4, 5-5 किलो अनाज बांट के पंगु बना रहे हैं, आलसी बना रहे हैं। क्या उनको आर्थिक समानता के कतार में खड़ा लाने का प्रयास कर रहे हैं? क्या उससे आर्थिक समानता पैदा होगी? कदापि नहीं होगी। आप उनको आलसी बना रहे हैं, उनको पंगु बना रहे हैं। अरे उनका जो हक है, जो हिस्सा है, जो जिन पर उनका अधिकार है, वह मिलना चाहिए। और इसी के लिए हमारा देश आजाद हुआ था। साथियों, इसी तरह से हमारे बाबा साहब का भी सोच था। बाबा साहब जी बोलते थे कि सामाजिक समानता के बिना भारतीय लोकतंत्र अधिक लंबा नहीं चल सकता। अंबेडकर जी और नेहरू जी की सोच को अगर हम देखें तो दोनों के सोचों में काफी समानता है। नेहरू जी आर्थिक समानता की बात करते थे और अंबेडकर जी सामाजिक समानता की बात करते थे। लेकिन मैं मानता हूं कि इन दोनों सिद्धांतों में से आर्थिक समानता वाला सिद्धांत ज्यादा सक्रिय है। क्यों सक्रिय है? क्योंकि अगर आप आर्थिक रूप से संपन्न हो गए तो आपकी जाति मायने नहीं रखती। अगर आप आर्थिक रूप से संपन्न हो गए, आपके पास कूलर, एसी, टीवी, गाड़ी घोड़ा, नौकर चाकर, बंगला, फ्लैट आ गया, आपके पास धन संपत्ति आ गई, आपका जाति कोई नहीं देखता। आपके घर में भी आप कोई भी व्यक्ति जाएगा उच्च वर्ण का, वह भी व्यक्ति आपके साथ बैठेगा, आपके चेयर पर बैठेगा, आपके चारपाई पर बैठेगा, आपका पानी पिएगा, आपका खाना खाएगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति
किसी गरीब व्यक्ति के घर पहुंच जाए तो वह उस गरीब व्यक्ति के चारपाई पर नहीं बैठेगा, उसके घर का पानी नहीं पिएगा, उसका छुआ पानी नहीं पिएगा। यह 100% सत्य है। तो माननीय प्रथम प्रधानमंत्री जी की सोच को साकार करें। उन्हीं के सोच के अमलो कदम पर माननीय राहुल गांधी जी चल रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी को तुच्छ में लेने की भूल न करें। माननीय राहुल गांधी जी की जो यह सोच है, इस सोच को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। इन्हीं बातों के साथ साथियों, चूंकि वीडियो लंबी हो गई, मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर मेरे द्वारा इस वीडियो में किसी को कोई आघात पहुंचा हो तो मुझे क्षमा करें। मेरा किसी का आघात पहुंचाने या किसी को किसी भी तरह का जाति से संबंधित कोई चोट पहुंचाने का मंशा नहीं था। मैं जो देश का हकीकत है उसके संबंध में मैं आप लोगों से आज चर्चा किया हूं। साथियों, अगर गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। नमस्कार।